नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 की जो नई बुक आई है हिंदी की मल्हार, उसके पाठ 4 हरिद्वार के प्रश्न उत्तर। इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी सारांश कर लिया है, एक्सप्लेन मैंने आपको पूरा चैप्टर कर दिया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि आपके एग्जाम में चैप्टर आ रहा है, तो मैंने सोचा पहले ये वाला चैप्टर करा देती हूँ। बाकी आप सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, साइंस, सोशल साइंस, आपको नोट्स के साथ सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। चलो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ ऑप्शन दिए, आपको सही वाले को टिक करना है। मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। मैंने टिक मार्क किया है। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने पर फल देते हैं का क्या अर्थ है। ये बात यहाँ पे पेड़ के लिए कही गई है कि जो पेड़ है वो एकदम सज्जन व्यक्ति की तरह है। जब हम पेड़ को पत्थर मारते हैं तो उसके ऊपर से फल नीचे गिर जाता है। तो इसमें क्या इसका सही उत्तर है। लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं, मतलब वो वृक्षों को मनुष्य से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए वैसा बोल रहे हैं कि सज्जन है वो और पत्थर मारने पर वो हमको क्या देते हैं, फल। चलो दूसरा आया आपका, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। इस कथन से लेखक कौन सा भाव प्रकट होता है। तो इससे प्रकट होता है कि लेखक जो था उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव हुआ। मानसिक, वो क्या बोल रहे हैं, वैराग्य और भक्ति से भक्ति का उदय होता है। जब वो हरिद्वार गए तो उनके अंदर फीलिंग आई कि वो अब यहाँ इस दीन दुनिया को छोड़ के सिर्फ भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए, और दूसरा उनके अंदर बहुत भक्ति जाग गई, तो इनसे उन्हें बहुत शांति मिली और आध्यात्मिक कहते हैं स्पिरिचुअल को। तीसरा, पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है। तो जब आपके लेखक ने वहाँ पे गंगा जी के किनारे बैठकर पत्थर पर रखकर खाना खाया था, तो वह भोजन उन्हें सोने के थाल से भी ज़्यादा बढ़िया लगा था। तो इसका मतलब क्या, संतुष्टि में ही सुख होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप संतुष्ट होना चाहते हैं तो अगर आप पत्थर पे रख के भी खाना खाएंगे ना, तो वो भी आपको वैसा ही लगेगा जैसे आपने सोने के थाल में खाया है। तो मन में संतुष्टि होना ज़रूरी है। चौथा आया, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है। तो यह बढ़ावा देता है आपकी सादगी और आत्मनिर्भरता को। सादगी मतलब वो बहुत एक सिंपल इंसान थे जो आपके लेखक थे, उनके अंदर कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं बहुत बड़ा हूँ या मैं आज से बैठकर नहीं भोजन कर सकता। बहुत सिंपल थे वो और आत्मनिर्भर थे, तो उन्होंने खुद ही रसोई बनाई और अपने आप खाना खा लिया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था। राजनीतिक था, आध्यात्मिक था, सामाजिक या प्राकृतिक। तो वो आध्यात्मिक और प्राकृतिक था, क्योंकि पूरी उनके लेटर में वो अध्यात्म की, भक्ति की, स्पिरिचुअल की ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और दूसरा वो प्रकृति को बहुत निहार रहे हैं। उन्हें गंगा जी का जो पानी है उसका वेग की बातें करें, स्पीड की, पर्वतों की बातें करें, तो प्राकृतिक भी था। छठा, पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है। सरलता और चित्रात्मकता। तो लेखक ने यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है, बहुत आसानी से आपको सब चीज़ें समझा दी, और दूसरी उन्होंने इस तरीके से हर चीज़ का वर्णन किया, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, ऐसा आपके सामने एक चित्र बन जाता है आपके माइंड में। अच्छा हाँ, 2 पर्वत हैं, उसके बीच में से नदी बह रही है, फिर वो 2 धाराओं में डिवाइड हो रही है, फिर छोटे से पर्वत से एक बह रही है। तो इस तरीके से आप एक चित्र बना सकते हैं। अब ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और आपने यह उत्तर ही क्यों चुने। तो बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यही सारे उत्तर हमको उपयुक्त लगे। अगर आपको कोई और उत्तर सही लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आया, मिलकर करें मिलान। ये आपके मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। तो पहला आपका है हरिद्वार। हरिद्वार क्या है, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। सबको पता है हरिद्वार हरि का द्वार है, जहाँ पे गंगा जी बहती हैं। दूसरा, गंगा। गंगा क्या है, इसका उत्तर है पांचवा, यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 किलोमीटर पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे भागीरथी, त्रियकथा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुर नदी आदि। अब आया आपका अगला, भगीरथ। भगीरथ क्या है, ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। यही तपस्या करके गंगा जी को नीचे स्वर्ग से धरती पर लाए थे। फिर चंडिका। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का ही एक रूप है चंडी। पहला है इसका उत्तर।
फिर भागवत, भागवत सबको पता है श्रीमद् भागवत गीता, इसका उत्तर दूसरा है। यह 18 पुराणों में से सर्वप्रसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। फिर आया आपका लास्ट दालचीनी। इसका मतलब क्या है? यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुत मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले के काम में आती है। इसे दालचीनी भी कहते हैं। दालचीनी को बच्चों उसमें भी चाय में भी डालकर पीते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो आप घर में मम्मा से पूछना, मम्मा आपको दिखाएंगी। अब मिलकर करें चयन। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2 निष्कर्ष हैं, सही और एक गलत। आपको समूह में चर्चा करके सही निष्कर्ष पे टिक लगाना है। तो इन दो, एक आपको वाक्य दिया, आपको उसका मतलब बताना कौन सा सही है। 2 वाक्य दिए, उसमें से सही चुनना है। पहला, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहा रही है। तो इसका मतलब है लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। तो लेखक ने कहा था कि जो लताएं हैं एकदम फैल जाती हैं पूरी पूरी ग्रीन, तो पूरे पहाड़ पे जब वो फैलती हैं तो लगता है पूरा पहाड़ ग्रीन हो गया। तो जिस तरीके से सज्जन पुरुष की अच्छी बातें पूरी दुनिया में फैलती हैं, इसी तरीके से लताएं भी फैल रही थी। दूसरा, बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हों और साधुओं की भांति पाप, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। मतलब वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है, जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। वृक्ष आपको पता है हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से लेखक ने कहा कि वृक्ष खड़े हुए हैं और चाहे बारिश हो, धूप हो, वो वहीं खड़े रहते हैं। तीसरा, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। तो यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। पेड़ों पे, वृक्ष पे जो आपके पंछी होते हैं वो आराम से जाते हैं, उनको वहाँ पे कोई डर नहीं होता। अदरवाइज़ वो अगर किसी के घर वर में जाते हैं तो वहाँ से लोग उन्हें भगा देते हैं। तो वो जब भी वृक्षों पे जाते हैं, अपने जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पर निडर होकर बिना डर के घूमते हैं। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया हो। तो गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहरी है। वो कहना गंगा जल जो है वो बहुत ठंडा है और बहुत मीठा है। 5वां, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर पर जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया। इसमें क्या है, लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया, जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। उन्हें अच्छा लगता था प्रकृति के साथ रहना। 6, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो लेखक चाहते थे कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। स्थान लेकर पत्र क्या करेगा ना, बैठना थोड़ी है उसको। वो चाहते थे कि उसको किस मैगजीन में प्रकाशित किया जाए। अब हम करेंगे पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो कुछ पंक्तियां जिसका अर्थ आपको लिखना है। पहली है क, यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। तो कुशा क्या होती है? ऐसी घास जो कि आपकी पूजा में काम आती है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो भूमि है, जो हरिद्वार की धरती है, वो इतनी पुण्य है, इतनी सौम्य, इतनी बढ़िया है कि यहाँ पे इतनी पाप रहित है कि यहाँ की जो घास है ना, उससे भी सुगंध आती है। कहने का मतलब हरिद्वार की पवित्रता वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से भी जुड़ी हुई है। लेखक ने हरी घास की सुगंध के माध्यम से स्थान की आध्यात्मिक महत्व का उजागर किया है। यह प्रकृति और श्रद्धा के आपसी संबंध को दर्शाती है कि प्रकृति भी है और हमारे मन में भक्ति भी है, तो उसके संबंध को यह दर्शाती है बातें। ख आया, आहा, इनके जन भी धन्य है, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयला और राख के लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे वो पेड़ों की बात कर रहे हैं कि पेड़ हर तरीके से इंसान की मदद करते हैं। उनमें फल, फूल, लकड़ी, उनकी जड़, हर चीज़ हमारे ही काम आती है। तो इसका अर्थ है लेखक यहाँ वृक्षों की उपयोगिता और उनके उदार स्वभाव की चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि पेड़ जीवन भर हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी, औषधि और अन्य सामग्री प्रदान करते हैं। तो पेड़ हमें मेडिसिन भी देते हैं, फल, फूल, फ्रूट्स वगैरह सब देते हैं। मृत्यु के बाद भी उनकी राख और कोयला लोगों के काम आती है। हम जब मर जाते हैं तो बच्चों किस में जलाते हैं? लकड़ियों में जलाते हैं। तो उसके बाद भी उन्हीं की राख और कोयला भी हमारे ही काम आता है।
इस दृष्टि से वृक्ष वास्तव में धन्य है, क्योंकि उनका अस्तित्व जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक सबके लिए लाभकारी रहता है। तो वृक्ष एक ऐसी चीज़ है जो जन्म भी लेता है हमारे लिए, मृत्यु के बाद भी हमारे ही काम आता है। नेक्स्ट आया सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। पहला क, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। लेखक का यह वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? कब कब? तो यह संकेत क्या दिया है? किसी स्थान से लौटने के बाद भी उसी के विषय में सोचते रहना, इसका मतलब वो है। तो लेखक जब हरिद्वार से वापस भी आ गए तब भी वो बोलते हैं कि उनका जो मन है वो वहीं रह गया, उनका मन वहीं अच्छा लगता था, उनको वहाँ पे बहुत शांति मिलती थी। यह पंक्ति इस बात को प्रकट करती है कि लेखक का शरीर तो हरिद्वार से लौट आया है, परंतु उनका मन और भावनाएं अभी भी उसी पवित्र स्थान पर बसी हैं। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण ने उनके भीतर गहरी छाप छोड़ी है। तो वहाँ का इतनी सुंदर माहौल है, इतना शांतिपूर्ण है कि उनको अंदर तक एक गहरा वो लगा है कि मुझे वहीं रहना है। जब कोई जगह हमें आत्मिक सुकून और भावनात्मक संतोष देती है तो वह लंबे समय तक स्मृतियों में बनी रहती है। तो ऐसी कोई भी अगर जगह रहती है जहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है जाकर, हम वहाँ पे इमोशनली जुड़ जाते हैं, तो हमें उसकी याद वहाँ से वापस आने के बाद भी होती है। जैसे मैं बचपन में नानी के यहाँ जाती थी अपनी, तो वहाँ से वापस आने के बाद ना छुट्टियों में मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं घर में आके रोती थी क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था। तो इसमें व्यक्तिगत अनुभव भी देखते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ है। जब मैं अपनी पैतृक गांव से छुट्टियों के बाद लौटता हूँ तो वहाँ की हरियाली, खुला वातावरण और अपने लंबे समय तक मन में बसा रहता है। गांव की सरलता और अपनापन हमेशा मुझे आकर्षित करता है। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करता है। गांव में सीधे लोग होते हैं, सब खुला खुला होता है, वहाँ बहुत मज़ा आता है, बड़े बड़े मैदान होते हैं खेलने के लिए, तो वहाँ पे उनको बहुत मज़ा आता है। अगला है आपका ख, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो पंडित वगैरह हैं वो भी बहुत संतोषी हैं, उनके मन में कोई लालच नहीं है। अगर उनको आप 1 रुपया भी दोगे तो वो सोचेंगे हमें 1 लाख मिल गया। लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या आप भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। क्या आपको भी कभी ऐसे लोग मिले जिसको आपने 1 रुपया दिया, वो कह रहे बहुत बहुत शुक्रिया? आजकल तो किसी को 10 भी दे दो तो कहते हैं ये क्या दे रहे हो, इसमें तो एक टाइम का खाना भी नहीं आता मैडम। तो इसका उत्तर है, आज का समाज भौतिकता और विलासिता की ओर अधिक झुक गया है। जो आजकल हमारी जनरेशन है वो हम सुख देखते हैं अपना, है ना, भौतिक सुख देखते हैं, मटीरियलिस्टिक सुख देखते हैं हम अपना, और हमको अच्छा लगता है अच्छी नई नई चीज़ें खरीदना, उनको यूज़ करना। फिर भी कुछ ऐसे संत आज भी मौजूद हैं जो धन दौलत से दूर रहकर सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन आज की डेट में बच्चे ऐसे संत महात्मा हैं जो कि धन दौलत भी उनको नहीं चाहिए, वो बहुत दूर हिमालय पर्वत या कहीं और रहते हैं। ऐसे संत लोगों को यह संदेश देते हैं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि सादगी और संतोष में है। बात सही है, सच्चा सुख एकदम शांति कब मिलती है? जब आप सिंपल तरीके से रहते हो और आपकी बहुत ज़्यादा कोई डिमांड्स नहीं होती। उदाहरण सहित क्या है इसमें? हमारे गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे साधारण वस्त्र पहनते, सूखी रोटी खाते और झोपड़ी में रहते। भले ही उनके पास धन नहीं था, पर उनके चेहरे की शांति और संतोष देखकर गांव के लोग उनसे प्रेरणा लेते थे। इजी लैंग्वेज है, कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलो अब ग, मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले में टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा? उस स्थान में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी जो उसे टिकने योग्य बनाती हैं? तो वो बताना चाह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं जहाँ पे रहता था मुझे वो एरिया बहुत अच्छा लगा था, वो घर, और वो टिकने के लिए मतलब रहने के लिए एकदम बढ़िया था। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? लेखक ने इस जगह को ठहरने लायक इसलिए कहा क्योंकि यहाँ सिर्फ आराम और सुविधा ही नहीं बल्कि मन को शांति और संतोष देने वाला वातावरण भी था। तो वो घर उन्हें इसलिए पसंद था क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खाली ये नहीं कि वहाँ पे सुविधाएं थी रहने के लिए, लेकिन वहाँ रहकर उन्हें बहुत शांति मिलती थी। हरिद्वार जैसी जगह में रहने पर आत्मा को आध्यात्मिक सुख मिलता है। वहाँ गंगा नदी का प्रवाह, हरियाली, संतों की उपस्थिति और श्रद्धालु लोगों की सेवा भावना से मन को गहरी शांति मिलती है। तो हरिद्वार जगह ही ऐसी है, एक तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे शांति मिलती है, चारों तरफ वहाँ मंदिर हैं, पूजा पाठ होता रहता है, श्रद्धालु आते हैं। तो इससे सबको देखकर लगता है कि अभी भी लोगों को प्रभु में विश्वास है। मुख्य विशेषताएं क्या है उसकी? शांत और सुकून देने वाला माहौल, प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली, धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण, साधु संत की उपस्थिति, सेवा और भक्ति में लीन लोग। ठीक है,
साधु संत भी हैं वहाँ पे, सेवा और भक्ति में लोग एकदम मगन रहते हैं। घ, फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस वाक्य के माध्यम से आपको वृक्षों के महत्व के बारे में कौन कौन सी बातें सूझ रही हैं? तो आप ये सब तो आप जानते ही हैं ना कि वृक्ष हमारे लिए, पेड़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो अब इन सब बातों से आपको क्या लगता है कि वृक्ष क्या इंपॉर्टेंस है? लेखक कहते हैं कि पेड़ जन्म से लेकर अंत तक मनुष्य के लिए उपयोगी रहते हैं। वे हमें फल फूल बीज लकड़ी छाया और औषधियाँ देते हैं। तो मतलब जो पेड़ होते हैं वो जैसे ही उनका जन्म होता है वो हमारे को बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। वो हमें फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फूल देते हैं, बीज लकड़ी ये सब देते हैं। दवाइयाँ भी हमें मिलती हैं, जैसे नीम के पेड़ से मिलती हैं और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बनती हैं। मरने के बाद भी उनकी राख और कोयला हमारे काम आते हैं। इस प्रकार वृक्ष निस्वार्थ भाव से हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। वृक्ष को हमसे कुछ नहीं चाहिए बदले में, वो निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के हमारी सेवा करता है। तो वृक्ष की महत्वता क्या है? वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाते हैं। आपको पता, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। हमें भोजन और फल प्रदान करते हैं। औषधि और लकड़ी जैसी सामग्री देते हैं। मरने के बाद भी उनकी राख और कोयला काम आते हैं। त्याग और सेवा की शिक्षा देते हैं। तो वृक्ष से हमें क्या सीखना चाहिए कि कितना त्यागी है वो और कितनी सेवा भाव है उनके अंदर। ठीक है, सबको फल बांटते हैं, छाया देते हैं, लेकिन कभी घमंड नहीं करते। अब अनुमान और कल्पना से, यह भूमि तीनों ओर सुंदर सुंदर हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं। आप यहाँ क्या क्या करना चाहेंगे? तो इसमें सब बच्चों के आंसर्स अलग हो सकते हैं। इसको मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा है। अगर मैं हरिद्वार में होता तो सबसे पहले गंगा जी के तट पर बैठकर जल धारा को निहारता और उसकी ठंडी हवा का आनंद लेता। मतलब वहाँ किनारे पे बैठ के बस अपने ख्यालों में खो जाओ और ठंडी ठंडी हवा का मजा लो। फिर मंदिरों में दर्शन करता और साधु संतों से आशीर्वाद लेता। फिर जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे उनको दर्शन करो, सबसे आशीर्वाद दो। उसके बाद पहाड़ी रास्तों पर घूमकर प्राकृतिक सुंदरता को महसूस करता। गंगा की लहरें और हरियाली मुझे गहरी मानसिक शांति देती। तो जिसको भी नेचर से प्यार है उनको ये सब करना अच्छा लगेगा। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ डुबकी मारनी और मज़े लेने आप वो भी कर सकते हैं। चलो, ख प्रश्न, जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर हैं और पानी की छींटें आपके मुंह पर आ रहे हैं। आपके अनुभवों को अपनी कल्पना से लिखिए। तो वो लेखक बता रहे हैं कि जब वो किनारे बैठे थे तो उनके पास जैसे नदी बहती है तो उसके कुछ छींटे हमारे ऊपर आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ है तो आप अपने अनुभवों को यहाँ लिख सकते हैं। गंगा के किनारे बैठकर जब ठंडी लहरें चेहरे से टकराती तो मन को अनोखी शांति मिलती। हवा में हरियाली की महक और जल की मधुर आवाज़ मन को प्रसन्न कर देती। सूरज की किरणें जब पानी में चमकती तो लगता जैसे धरती सोने की चादर ओढ़ ले। आपने देखा होगा ना, जब सूरज की पूरी किरणें जो है पानी के ऊपर आती हैं तो ऐसा लगता है कुछ चमक रहा है, सोने जैसी चीज़ें। उस समय मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। तो एकदम मन में ना बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं आप वहाँ जाओगे तो। जब आप घर में रहते हो वही माहौल रहता है, पढ़ाई पढ़ाई मम्मी की डांट, तो वहाँ मज़ा नहीं आता। लेकिन जब आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ग प्रश्न, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? तो वो बोल रहे हैं कि लेखक ने कहा कि पेड़ कितने सज्जन हैं, कितने अच्छे हैं, कितने काइंड हार्टेड हैं कि हम उनको पत्थर भी मारते हैं तो वो बेचारे फल तोड़ के हमें दे देते हैं। देखे ना, अपने फल तोड़ तोड़ के पत्थर मार के आप अमरूद तोड़ते हो। तो लेखक कह रहे हैं अगर पेड़ पौधे भी इंसान की तरह बिहेव करेंगे तो इंसानों को अगर आप पत्थर मारेंगे तो वो आपको फल नहीं थप्पड़ देंगे। ठीक, अगर पेड़ पौधे इंसानों की तरह बर्ताव करने लगे तो वे गुस्सा होकर हमें फल देना बंद कर सकते हैं या पत्ते गिरा सकते हैं। लेकिन अगर उनका स्वभाव अच्छा हो तो हम उनसे दया धैर्य और सेवा करना सीख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर उनका स्वभाव अच्छा होगा तो हम उनसे दया सेवा धैर्य सब सीख सकते हैं। इससे हम पर्यावरण के प्रति और भी जिम्मेदार और संवेदनशील बन पाएंगे। अगर हम पेड़ों से दोस्ती करें तो वे भी हमारे सुख दुख को समझ पाएंगे। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि पेड़ों को हमें बचाना चाहिए और पेड़ों से हमें दोस्ती करके रखनी चाहिए। वही हमारे जीवन के मूलधार हैं। ग प्रश्न, यहाँ पर श्री गंगा जी की दो धारा हो गई हैं। एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तो वो कह रहे हैं कि गंगा के साथ हमने श्री गंगा या जी गंगा ऐसा लगाया, गंगा जी श्री गंगा क्यों? क्योंकि गंगा जो है हम उन्हें माता के रूप में मानते हैं, हम उन्हें पूजा करते हैं, वो हमारे लिए देवी समान है, इसलिए हमने उनके आगे रिस्पेक्ट से जी और श्री लगाया है। गंगा को केवल एक नदी नहीं
बल्कि देवी और पवित्र माँ माना जाता है। इसलिए लेखक ने गंगा के नाम के साथ सम्मान और श्रद्धा दिखाने के लिए श्री और जी लगाया है। जिसका भी हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, या जिसके लिए हमारे मन में भक्ति होती है, हम उनके सामने जी या श्री लगाते हैं। हमारी संस्कृति में आदरणीय व्यक्तियों और चीज़ों के नाम के साथ श्री और जी लगाने की परंपरा है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, तुलसी जी आदि। ठीक है, इसी तरीके से गंगा जी भी पूजनीय है, तो उनके आगे भी हमने जी लगाया है। चलो ड प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार एक श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित व्यक्ति के साथ गए हैं। उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। अब जो इंसान सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, आप उसके साथ हरिद्वार घूमने गए हैं, तो आपको उसका आंखें बननी पड़ेंगी, आपको उसके कान बनने पड़ेंगे, आपको उसको सारी की सारी बातें जो भी आसपास हो रही हैं वो उसको बतानी पड़ेंगी। अगर मैं किसी श्रवण बाधित, बहरे या दृष्टि बाधित अंधे साथी के साथ हरिद्वार जाऊं, तो मैं उसकी मदद इस तरह से करता कि वो पूरी यात्रा का आनंद ले सके, है ना, उसको भी मजा आए, उसको भी पता चले कि क्या क्या हो रहा है। श्रवण बाधित व्यक्ति को मैं संकेतों या लिख कर समझाता और उसे गंगा के प्रवाह, मंदिरों की सुंदरता और शांति का अनुभव कराता। हम उसको लिख कर तो बता सकते हैं, देख तो वो सकता ही है। दृष्टिबाधित व्यक्ति को मैं हाथ पकड़कर सुरक्षित घाट और मंदिरों तक ले जाता और उन शब्दों में आसपास का पूरा दृश्य समझाता, जैसे गंगा की ठंडी हवा आ रही है, सामने पहाड़ खड़े हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमें यहाँ पे मज़ा आ रहा है, कैसे करके भी आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सुझाव क्या है इसके? अंधे लोगों को अनुभव कराने के लिए स्पर्श और सरल शब्दों का प्रयोग करना, ऐसा मुश्किल मुश्किल नहीं बोलना, और उनको हाथ से टच कराना। बहरे लोगों को संकेतों और लिख कर जानकारी देना, उनको सांकेतिक भाषा बताना, इशारे करके समझाना। शांत और कम भीड़ भाड़ वाले स्थानों को चुनाव करना, क्योंकि ऐसी जगह पर ही वो लोग आराम से रह सकते हैं, अदरवाइज वो इरिटेट हो जाते हैं। हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ रहना, उनके साथ पेशेंस बनाए रखना। अब लिखें संवाद। संवाद क्या होता है बच्चों? जैसे अब मैं और आप बातें कर रहे हैं तो उसे संवाद बोला जाता है। पहला संवाद क्या लिखना है हमें? मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। लेखक और कल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा पर एक काल्पनिक संवाद लिखिए। तो मतलब ये समझिए कि लेखक कल्लू जी के साथ हरिद्वार में बैठे हैं और वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, आपको अपनी इमेजिनेशन से लिखना है। तो इसके लिए बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चों की इमेजिनेशन अलग होती है। तो आप मेरी इमेजिनेशन सुन लीजिए और सब टेपना नहीं, मतलब कॉपी नहीं करना, अपना इमेजिनेशन भी यूज़ करना। चलो, तो क्या बोलेंगे वो? लेखक कहेगा, देखो भाई, गंगा का प्रवाह कितना पवित्र और ठंडक देने वाला है, मन को बहुत शांति मिल रही है। लेखक जी ने तो पूरे पत्र में यही बोला है ना कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कल्लू जी कहेंगे, सही कहा, गंगा का दर्शन करते ही आत्मा तृप्त हो जाती है, लगता है जैसे सारी थकान मिट गई। लेखक, और यहाँ के भोजन का स्वाद भी अनोखा है, गंगा तट पर भोजन के आनंद कहीं और नहीं मिल सकता। तो जब भी आप ऐसी किसी सात्विक जगह पर जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप जब खाना खाते हैं तो हर चीज़ प्रसाद की तरह लगती है, तो बहुत टेस्टी लगता है। कल्लू जी कहते हैं, बिल्कुल, यहाँ संतों का साधारण जीवन देखकर भी बहुत शिक्षा मिलती है, ये हमें सच्चा त्याग और धैर्य सिखाते हैं। तो वहाँ आप संत साधु देखेंगे, सब ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनका ऐसा कोई घर नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, वो खुश रहते हैं भगवान की भक्ति में। लेखक कहते हैं, हाँ, यही असली तीर्थ है, जहाँ मन संसार की भागदौड़ से दूर हो जाता है। तो लेखक क्या कहते हैं? हाँ, तीर्थ स्थान वही होता है जहाँ पे हमारा मन जो है, जो हमारी संसार की भागदौड़ है, स्कूल जाओ, टिफ़िन बनाओ, खाना खाओ, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, इन सब से दूर शांति में रहना। दूसरा संवाद क्या आपका? यह भूमि 3 ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। लेखक और प्रकृति के बीच एक काल्पनिक संवाद तैयार कीजिए, जैसे पर्वत बोल रहे हो। तो मान लो जो आपके लेखक हैं वो पर्वत, नदी, झरने, इन सबसे बातें कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ एक उनकी डायलॉग लिखना है। तो देखो, लेखक पर्वत को कह रहे हैं, हे पर्वत, तुम कितने ऊंचे और सुंदर हो, तुम्हें देखकर मन को शांति मिलती है, तुम कितने ऊंचे हो। पर्वत क्या कहता है? धन्यवाद, मैं यात्रियों को छाया देता हूँ और वातावरण को शुद्ध करता हूँ। मेरी गोद में बहती गंगा और हरियाली मेरी असली शोभा है। तो पर्वत के ऊपर आपने देखा बहुत सारी हरियाली, पेड़ वगैरह होते हैं, वहीं से गंगा निकलती है, तो वो हमें पेड़ क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं। लेखक कहते हैं, सच है, तुम्हारी वजह से यहाँ का वातावरण इतना ठंडा और सुख लगता है। पर्वत क्या बोलेगा? और मेरी ढलानों पर बहते झरने और नदियाँ लोगों को जीवन देते हैं। आप देखते हैं ना, आप झरने पे नहाने जाते हैं तो कितना मज़ा आता है वहाँ पे। लेखक कहते हैं, तुम्हारा धैर्य और स्थिरता हमें जीवन जीने की सीख देते हैं। तो लेखक पर्वत से क्या सीखता है? कि एकदम अडिग खड़ा रहता है, वो किसी भी चीज़ से घबराता नहीं है हमारा पर्वत। तो पर्वत कहता है, हाँ, मनुष्य को जो भी चाहिए कि जीवन में दृढ़ता और धैर्य बनाए रखे, यही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। तो आप भी पर्वत से धैर्य की शिक्षा लीजिए।
अब बच्चों हम प्रयोग करेंगे है और हैं का उपयोग। है के ऊपर कोई बिंदी नहीं आती है, हैं के ऊपर बिंदी आती है। तो इन दोनों को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं। यूँ तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं, तो यहाँ पे आपने हैं यूज़ किया और ऊपर आपने खाली है यूज़ किया, ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ है का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हैं का प्रयोग किया जाता है। तो आप एक वचन के साथ क्या लगाएंगे बच्चों? है, और बहुवचन के साथ जो एक से ज़्यादा होता है उसके साथ हैं। तो गंगा शब्द एक वचन है, फिर भी इसके साथ हैं क्यों लिखा गया है? अब आप कहेंगे गंगा भी तो एक वचन है, तो इसके साथ हमने हैं क्यों लगाया? क्योंकि इसका कारण यह है कि कभी कभी हम आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भी एक वचन संज्ञा शब्दों को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिता जी सो रहे हैं, ऐसे बोलोगे ना, सो रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोलोगे मेरा पिता सो रहा है, इट्स बैड। भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, तो जो रिस्पेक्टफुल होगा उसके आगे हम हैं लगाएंगे। अब ये हमको बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स दिए, इसके अंदर हमको है और हैं भरना है। चलो फिल इन द ब्लैंक करते हैं। प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं हैं, क्योंकि प्रधानाचार्य जी रिस्पेक्टेड पर्सन है, वे अभी सभा में उपस्थित हैं। दूसरा, माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। अब माता पिता दो आ गए और एक भी आते तो भी वो रिस्पेक्टेड है, तो हम हैं लगाएंगे। हमें उनका मानना चाहिए, कहना मानना चाहिए। तीसरा, मेरी बहन बाजार जा रही है। अब बहन है, एक वचन है, और बहन आपकी, आप बोल सकते हैं कि ठीक है मेरी बहन बाजार जा रही है, वहाँ से किताबें ले आएगी। चौथा, बाहर फेरी वाला है, बुला लो। अब फेरी वाला है वो भी एक वचन है, तो हम उसके साथ है लगाएंगे। डाकिया जी आए हैं, उन्हें भी बुला लो। अब उन्होंने डाकिया जी लिखा है, रिस्पेक्ट दी है, तो अब उसके साथ हैं लगेगा। छठा, आप तो बहुत दिन बाद आए हैं, आपका स्वागत है। वो आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपके साथ हम हैं लगाएंगे। सातवां, डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम हैं लगाएंगे। आठवां, आपके माता पिता कहाँ हैं? माता पिता है तो दो आ गए, हैं लगाएंगे। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो नेक्स्ट है आपका 9वां, ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं। अब हिंदी के अध्यापक एक ही हैं, फिर भी हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसलिए हमने हैं लगाया है। हम उनसे बहुत कुछ सीखते समझते हैं। 10वां, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। अब बंदर के साथ हैं लगाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। अब आया आपका भावों की पहचान। भाव मतलब इमोशंस। इमोशंस को हम कैसे पहचानते हैं? कोई रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, भक्ति कर रहा है, शांत बैठा है, शोर मचा रहा है, तो ये सब क्या है? हमारे इमोशंस। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, सोचिए कि इनमें कौन सा भाव प्रकट होता है, पहचानिए और चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला है आपका, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लेखक है उसको पत्थर पर बैठकर भोजन करने में अच्छा लग रहा है, उसे सोने की थाल वगैरह सा कुछ नहीं चाहिए, तो वो संतुष्ट है अपने जीवन से, तो इससे हमें संतोष झलकता है। दूसरा, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, तो उसके मन में क्या आता है कि मैं अब ये भगवान की भक्ति में लग जाऊं, ये संसार की भाग दौड़ को छोड़कर एकांत जीवन जीऊं, तो इससे उसके मन में वैराग्य और भक्ति का भाव छलक रहा है। तीसरा आपका आया, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। मतलब यहाँ पे भी जो पंडे हैं उनको अगर आप 1 रुपया देते हैं तो वो 1 लाख समझते हैं, मतलब उन्हें कोई लालच नहीं है, वो भी संतुष्ट है अपने जीवन से, तो इस पंक्ति में भी आपका संतोष का भाव झलकता है। चौथा, हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई है। तो हर तरफ क्या है? एकदम शांति, सुख का माहौल है, अब श्रद्धा का माहौल है क्योंकि गंगा जी है पास में, तो शांति और श्रद्धा वाला भाव यहाँ पे उमड़ कर आ रहा है। 5वां, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। तो इसमें लेखक कौन सी भाव को उजागर कर रहे हैं कि जो पेड़ होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, कितने सज्जन परोपकारी होते हैं, सबकी दया करते हैं, सब पर सबकी मदद करते हैं, तो इसमें परोपकार और दया का भाव नजर आ रहा है। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं काल की पहचान। बच्चों काल क्या? काल मतलब टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो बात बीत गई, वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्य काल जो आने वाला है, तो ये 3 काल है हमारे। यहाँ हर की पौड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। आप जानते होंगे कि काल के 3 भेद होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य काल।
परस्पर चर्चा करके पता लगाइए कि ऊपर दिए गए वाक्यों में कौन सा काल प्रदर्शित हो रहा है। सही पहचाने, यह वाक्य वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो हमने ऊपर वाक्य देखा ये वाला कि यहाँ हर की पौड़ी नामक एक पक्का घाट और यहाँ स्नान भी होता है, तो वो अभी वर्तमान काल की ही बात कर रहे हैं, प्रेजेंट जो चल रहा है। अब नीचे कुछ शब्द पंक्तियाँ दी गई हैं, हमें इसमें बताना है कौन सा काल इसमें लग रहा है। ठीक, पहला आपका आया, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। अभी ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आपको मैं पत्र लिख रहा हूँ और आप इसको प्रकाशित करिए। अभी हुआ नहीं है तो आने वाला है, तो मतलब भविष्य काल। दूसरा आया, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है। तो अभी प्रेजेंट में बता रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है उनके आसपास। उनके आसपास जो है वो जो भूमि है उसके चारों तरफ, तीनों तरफ पर्वत है सुंदर सुंदर, तो ये वर्तमान काल है। तीसरा आपका आया, वृक्ष ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। ये भी वो वर्तमान की ही बात कर रहे हैं। चौथा, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। तो अभी जब वो वापस आ गए तब उनको बार बार वहीं की याद आ रही है, तो मतलब जो पास्ट चला गया उनकी याद आ रही है, तो भूतकाल। पांचवा, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था जहाँ भी आ जाएगा मतलब हो चुका, तो वो भी भूतकाल हो जाएगा। अब इन वाक्यों के काल को अन्य कालों में बदल कर लिखिए और नए वाक्य बनाइए। अब आप इनको चेंज करके इनके टेंस जो है काल है चेंज करेंगे। जैसे वृक्ष ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अगर हमें इसे भूतकाल में करना है तो वृक्ष ऐसे थे कि पत्थर मारने से फल देते थे, था लगा दो उसके आगे। अगर आपको भविष्य काल बताना है तो वृक्ष ऐसे होंगे कि पत्थर मारने से फल देंगे, फ्यूचर टेंस हो गया, राइट। अगला वाक्य देखते हैं, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भविष्य का और भक्ति का उदय होता है। तो इसमें वर्तमान काल में कैसे करेंगे, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, वहाँ था यहाँ है। और भविष्य में कैसे करेंगे, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होगा। तो अब बाकी सब वाक्य आप खुद से करेंगे, ठीक है, कुछ काम खुद भी करना चाहिए। अब हम करेंगे पत्र की रचना, लेटर लिखते कैसे हैं। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। इस पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात लिख रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि पत्र जिस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसे संबोधित किया जाता है। पत्र के अंत में अपना नाम लिखा जाता है ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है। अब ये पत्र या लेटर लिखने की क्या आपको आता ही होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस जिसको भेज रहे हैं, फिर लिखते हैं जिसका नाम जिसको हम पत्र भेज रहे हैं लिख रहे हैं, फिर हम पूरा पहली लाइन में लिखते हैं कि आप कैसे हो, सकुशल हो, नहीं हो, जो भी है। फिर आप बॉडी ऑफ लेटर लिखेंगे कि आप क्या लिखना चाहते हैं उस पत्र में। फिर लास्ट लाइन जो होगी आप लिखेंगे थैंक यू या जो भी आपको लिखना है, आप खुश रहें, कुशल रहें, मनोकामना करता हूँ मैं ऐसी। और लास्ट में आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे जिसने लेटर लिखा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। नौ, पत्र की विशेषताएं क्या है और पत्र से उदाहरण क्या क्या है, यहाँ देखते हैं। तो चलो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये अलग अलग कलर से मार्क कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्टी होगी लेकिन आप अपनी बुक खोल के बैठ के पढ़ो, ठीक है। तो पहला है आपका व्यक्तिपरकता, मतलब पत्र लेखन में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होती है। आप पत्र कैसे लिख रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या विचार डाल रहे हैं। तो पत्र से क्या उदाहरण है इसका, ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। तो वो बोल रहे हैं अपने सारे भाव बताने कि मैंने आनंद पूर्वक स्नान किया, क्या किया वहाँ पे, तो अपने भाव और अनुभव वगैरह सब कुछ वो इसमें बता रहे हैं। दूसरा आपका आया संवादात्मकता, मतलब पत्र संवाद के रूप में है, पाठक को सीधा संवाद होता है। संवाद मतलब आपस में जो हम बातचीत करते हैं, तो पत्र उसने ऐसे लिखा है कि लग रहा है जैसे वो बातचीत कर रहे हैं। तो उदाहरण कौन सा हमारा, ये देखो लास्ट वाला, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अभी तक वहीं निवास करता हूँ। तो वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, देखो, और संपादक महाशय, जैसे उनके सामने ही संपादक जी बैठे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। बट ये सारी बातें उन्होंने कहाँ लिखी हैं, पत्र में। तीसरा अब आपका आता है स्वाभाविक शैली, मतलब भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावनाओं के अनुरूप होती है। मतलब आर्टिफिशियल वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हम, ऐसा कर रहे हैं जैसा एकदम हमारे मन से भावनाएं आ रही हैं। तो ये इसमें ये वाला होगा, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके। तो रसोई कितना नॉर्मल सा वर्ड, आप रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हो, तो इस तरह से लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल करी है। नेक्स्ट आपका आता है व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन, मतलब जो मैंने खुद से अनुभव करा है, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और से पूछ के नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हें हरिद्वार कैसा लगा, वो अपने पत्र में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो मैंने वहाँ जाके यात्रा करके अनुभव किया वो मैं बता रहा हूँ। तो इससे उदाहरण है आपका, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। तो बता रहे मैं ही गया था हरिद्वार और मैं इसको लिखने में बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ।
नेक्स्ट आता है अभिवादन या संबोधन, मतलब हम किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, शुरुआत में हम क्या लिख रहे हैं। पत्र के आरंभ में जिसे संबोधित व्यक्ति को आदर पूर्वक संबोधित किया जाता है, ऐसे लिखते हैं ना, प्रिय मित्र, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, इस टाइप से। तो इन्होंने क्या लिखा है, देखो ऊपर है, श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु, कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज करी है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी आदर के साथ उनका संबोधन किया है, उनको शुरुआत में बोला है। नेक्स्ट आपका आता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर मतलब जो नीचे आप सबसे लास्ट में साइन करते हो अपने। तो हस्ताक्षर में क्या लिखा है, लेखक अपने नाम या संबंध में पत्र को समाप्त करता है, लास्ट में हम समाप्त जब करते हैं। तो उन्होंने लिखा है आपका मित्र यात्री, क्या बढ़िया बात है, नाम भी नहीं लिखा, उन्हें पता ही होगा कि कौन है ये यात्री। नेक्स्ट आया उपसंहार और निवेदन। लेखक पत्र समाप्त करता है और अपनी इच्छा या निवेदन प्रकट करता है, लास्ट में वो हम लिखते हैं ना कि अगर कुछ भी हमको चाहिए तो वो निवेदन करते हैं आपसे। तो इन्होंने क्या लिखा है, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, मतलब वो चाहते हैं कि ये वाला जो उनका पत्र है वो मैगजीन में छप जाए। तो ये उन्होंने लास्ट में निवेदन किया है। सबसे आखिरी आपका आता है मुख्य विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु मतलब बॉडी ऑफ द लेटर, या मेन चीज़ है जो आप लेटर में लिखना चाहते हैं। तो वो क्या है, हाँ इन्होंने लिखा है हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी पर्वत जल गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन। जैसे यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। तो कह रहे हैं हर चीज़ का उन्होंने वर्णन किया, एक्सप्लेन किया कि कैसे पर्वत है, कैसी नदी है, कैसे नदी बहती है, कितनी स्पीड है उसकी, कैसा पानी है, ठंडा है, मीठा है। तो ये सब उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये बॉडी ऑफ द लेटर हो गई। तो ये आपका हो गया पूरा एक तरीका किस तरीके से हम लेटर को लिखते हैं। ठीक, अब अच्छा सा पत्र लिखना। अब आपने जो यह वर्णन पढ़ा है, इससे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक को पत्र के रूप में लिखकर भेजा था। आप भी अपनी किसी यात्रा के विषय में अपने किसी परिचित को पत्र लिखकर बताइए। अब आपने सीख लिया, अब आप अपनी जो भी आपने कभी यात्रा करी हो उसके बारे में पत्र लिखिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमने यात्रा नहीं की, तो बेटा जो स्कूल से लेके घर तक जाते हो ना, उसी को यात्रा समझ लो और उसके बारे में ही लिख दो। ठीक, तो यहाँ आपके एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। यहाँ आप आपका नाम लिखोगे, कक्षा लिखोगे, रोल नंबर, फिर डेट लिखोगे, फिर जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम लिखोगे, प्रिय मित्र अमन, सप्रेम नमस्ते। फिर आशा है कि तुम कुशल होंगे। आज मैं तुम्हें अपनी हरिद्वार यात्रा के बारे में लिख रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही यादगार रही। चलो मैं भी हरिद्वार के बारे में ही लिख रही हूँ, यहाँ पे वर्णन हमारा कुछ अलग रहेगा। मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार गई थी। जैसे ही हम गंगा नदी के किनारे पहुँचे तो मन बहुत प्रसन्न हो गया। हमने हर की पौड़ी पर गंगा की आरती देखी। सैकड़ों दीपक जब गंगा में बहाए गए तो दृश्य बहुत सुंदर और मनमोहक लग रहा था। तो शुरू में आपने देखा, उसको संबोधन किया प्रिय मित्र अमन, उसके बाद हमने उसका हालचाल पूछा, फिर हमने बॉडी ऑफ द लेटर लिखा। फिर आगे लिखते हैं, हमने गंगा स्नान भी किया और कई मंदिरों के दर्शन किए। हमने वहाँ पे नहाया, स्नान किया और दर्शन किए। वहाँ का वातावरण शांत और भक्तिमय था। तो गंगा जी में जाकर वैसे भी शांत वातावरण होता है। जगह जगह श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे। यह यात्रा सच में मन को शांति देने वाली थी। यात्रा बहुत अच्छी थी, मन में शांति आई। मुझे यात्रा हमेशा याद रहेगी। अगली बार तुम मेरे साथ चलो तो और भी मज़ा आएगा। तो अब यहाँ वो अपनी फ्रेंड को क्या बोल रहा है, तुम भी मेरे साथ चलोगे ना नेक्स्ट टाइम तो बहुत मज़ा आएगा। अब पत्र यहीं समाप्त करती हूँ, उत्तर का इंतज़ार रहेगा। अब उसने यहाँ पे निवेदन कर दिया कि उसको क्या चाहिए, उसको उससे उत्तर चाहिए। तो वो कह रही है उत्तर का इंतज़ार रहेगा। और लास्ट में आपने अपना नाम लिखा, तुम्हारी सखी, और जो भी आपका नाम है वो आप लिख दो। तो इस तरीके से बच्चों लेटर लिखते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या, शब्द से जुड़े शब्द, मतलब यहाँ एक हरिद्वार वर्ड दिया और हरिद्वार से रिलेटेड आपको जितने भी वर्ड याद आ रहे हैं वो आपको इसमें सब लिखने हैं। जैसे हमें याद आएगा हरिद्वार से नदी आती है, वहाँ पे गंगा नदी है, फिर वहाँ हर की पौड़ी है, इस तरीके की सारी चीज़ें। तो हर की पौड़ी, गंगा स्नान, गंगा घाट, वैराग्य, फलदार वृक्ष है, नीला धारा है, आरती होती है, कुंभ का मेला लगता है, घंटा घड़ियाल है, प्राकृतिक सौंदर्य है। तो ये सब चीज़ें वर्ड जो है हमारी हरिद्वार के साथ जुड़े हुए हैं। अब आए लेखन के अनोखे तरीके। हरिद्वार पाठ में लेखक ने हरिद्वार के अपने अनुभवों को बहुत ही साहित्यिक और कल्पनाशील भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसमें कई स्थानों पर उन्होंने तुलनात्मक वाक्यों के माध्यम से दृश्यों का वर्णन किया है। जैसे हरी भरी लताओं की तुलना सज्जनों से इस प्रकार की गई है, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहरा रही थी, है ना। तो कवि ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपकी नॉन लिविंग थिंग, जैसे हमारे अलग अलग पर्वत हो गए, फिर अगर हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं आपके प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स, इन सब चीज़ों को उन्होंने कंपेयर किससे किया, किससे तुलना की है,
इंसानों से, मनुष्य से। तो इस तरीके की बातों को बोलते हैं कि अलग तरीके से उन्होंने लिखा है। जैसे उन्होंने कहा कि पर्वत पर बहुत हरी भरी वल्ली थी, तो जो पर्वत है उसके ऊपर पूरी जो बेल थी ना, हरी कलर की जो आपका होता बेल, वो फैली हुई थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति लहलहा रही है। सज्जन क्या होते हैं? जो अच्छे लोग होते हैं, वो हर जगह अपनी खुशियाँ फैलाते हैं। तो इस तरीके से वो बेल भी फैला रही थी। तो ऐसा। तो अब नीचे कुछ तुलनात्मक वाक्य दिए हैं, पाठ में ढूंढिए कि इन तुलनात्मक वाक्यों को लेखक ने किस प्रकार विशिष्ट तरीके से लिखा है, यानी विशिष्टता प्रदान किया। अब जो वाक्य दिए हैं ना, हमें बताना है कि इन्होंने इसका मतलब बताना है हमें बेसिकली कि किस चीज़ से तुलना की है, कैसे की है। तो पहला आपका आता है, वृक्षों की तुलना साधुओं से की गई है। तो आपको चैप्टर में देखना है कौन सी ऐसी लाइन है जहाँ पे आपको वृक्षों की तुलना साधुओं से की गई है। तो बच्चों ये मैं आपको ना मुंह से बता रही हूँ, लिखा नहीं है इसके अंदर, मैंने उसका मतलब लिखा है केवल। तो आप बुक में ढूंढना, आपको लाइन मिलेगी, बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं, और साधुओं की भांति धाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते रहते हैं। तो ये लाइन है जिससे पता चलता है कि वो उनकी तुलना साधुओं से कर रहे हैं। ठीक, फिर इसका मतलब मैंने लिखवाया है। लेखक ने पेड़ों को साधु जैसा बताया क्योंकि वे शांत खड़े रहते हैं और लोगों को छाया व आराम देते हैं। इससे प्रकृति की पवित्रता और सेवा का भाव प्रकट होता है कि प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ करती है। सेकंड लाइन आपकी आती है, गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से की गई है। तो आपकी बुक में एक लाइन है, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मीठू भी वैसा, मानो चीनी के बने को बर्फ में जमाया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है आपका कि लेखक ने गंगा जल को इतना मीठा बताया है कि उसकी तुलना चीनी से की गई है। इससे गंगा के पानी की पवित्रता और मधुरता का भाव झलकता है। मैंने इसमें सिर्फ मतलब लिखा है, लाइन में आपको मुंह से बता रही हूँ। ठीक है, वो आप अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में जाके। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाली की तुलना गलीचे से की गई है। तो वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी, मानो हरे गलीचे के यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछाद बिछी थी। तो इसका मतलब क्या है? हर जगह हरियाली बिछी हुई थी, जैसे किसी ने हरा गलीचा बिछा दिया हो। इससे वातावरण सुंदर और मनमोहक लग रहा था। ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था पूरी हरी घास बिछी है, किसी के लिए कालीन टाइप बिछाया हुआ है। नेक्स्ट आपका आया, नदी की धारा की तुलना राजा भगीरथ के यश या कीर्ति से की गई है। तो वो लाइन्स हैं आपकी बुक में, गंगा जी की एक धारा नीला धारा के नाम और दूसरी श्री गंगा जी के नाम से ही बहती है, मानो भगीरथ के यश की धारा दो रूपों में बह रही हो। तो भगीरथ कौन थे? वो राजा थे जो अपनी तपस्या से गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। गंगा की नीली धाराएं और उसकी गति राजा भगीरथ की महानता को दर्शाती हैं। इससे गंगा की ऐतिहासिक और धार्मिक महिमा सामने आती है। ठीक है, ये बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ हैं जो आप अपनी मम्मी से भी सुन सकते हैं। अब आया ख, मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। पंडे भी यहाँ के विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मानते हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान से देखिए, ये आज की हिंदी की तरह नहीं लिखी गई हैं। इसे लेखक ने न केवल अपनी शैली में लिखा है, अपितु इसमें प्राचीन हिंदी भाषा की छवि भी दिखाई देती है। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी हैं कि आप इन्हें आज की हिंदी में लिखिए। तो वो कह रहे हैं कि जो अभी आपने पंक्तियाँ पढ़ी ना, मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। आजकल ऐसी हिंदी नहीं लिखी जाती, हम थोड़ी सिंपल हिंदी लिखते हैं। और पंडे भी यहाँ के विलक्षण संतोषी हैं। आपको तो समझ भी नहीं आया होगा मतलब क्या इस लाइन का, है ना। तो इस टाइप की हिंदी उन्होंने इस्तेमाल करी है। लेकिन अब आपको ये जो वाक्य दिए हैं, आपको इसमें आज की हिंदी में लिखना है, थोड़ा सरल भाषा में। पहला, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? पेड़ों पर ढेरों पक्षी गाते चहचहाते हैं और बिना डर के खेलते कूदते रहते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाक्य को। दूसरा हमारा मूल वाक्य क्या दिया है, मतलब ओरिजिनल वाक्य जो है, तो इसमें थोड़ी ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है बेटा, थोड़ा वाक्य गलत लिखा गया, लेकिन मैं आपको सही वाक्य पढ़ के बताती हूँ। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी, मानो हरे गलीचों की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी है। तो इसका उत्तर सरल क्या लिख सकते हैं हम? बरसात की वजह से चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, जैसे हर जगह यात्रियों के आराम के लिए हरे कालीन बिछा दिए गए हों। तीसरा आपका, यह ऐसा निर्मल तीर्थ है, इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहाँ रहते ही नहीं। मतलब यहाँ पे इतना निर्मल वातावरण है, इतना शुद्ध वातावरण है कि यहाँ पे क्रोध, इच्छा ऐसी चीज़ें ही नहीं आती। इस जगह इतना पवित्र है कि यहाँ आकर मन की गंदगी, क्रोध और बुरी इच्छाएं सब दूर हो जाती हैं। चौथा है, मेरा तो चित्त यहाँ इतना प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है।
यहाँ का वातावरण देखकर मेरा मन इतना शांत और खुश हुआ कि उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इसका मतलब ये है। फिर पांचवा आया, बेटा यहाँ पे थोड़ी सी ना प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, तो वो आप अपनी बुक से प्रश्न कर लो, ठीक है। उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आया, यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। तो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ का माहौल इतना शांत और आनंददायक था कि हमारे स्नान भी किया और भक्ति का आनंद भी पाया। कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, तो हमने यहाँ पे स्नान भी किया, अच्छे से नहाए और उसके बाद हमारे अंदर हमें भक्ति का भी बड़ा मज़ा आया। सिक्स्थ आया, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने के थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो जब आपके लेखक ने वहाँ तट पर बैठकर भोजन किया था, तो कहा उन्होंने कि वहाँ का जो सुख मिला मुझे खाकर, आनंदी प्राप्त हुई ना, वो सोने के थाल में से तो कहीं बढ़कर था। मतलब खाना खाने के लिए आपको थाल की नहीं, वहाँ मन में शांति की होनी ज़रूरी है। तो आप लिखेंगे, उस समय जो पत्थर पर बैठकर मैंने भोजन किया नदी के किनारे, मुझे उससे बहुत सुख प्राप्त हुआ। सातवां आपका आया, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो लेखक कहना चाहते हैं कि आप इस पत्र को ज़रूर अपने पत्रिका के अंदर छपवाइएगा, ये कहना चाहते हैं। चलो अब ग प्रश्न करते हैं। इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का प्रयोग किया है, जैसे शिखर के लिए शिशर, यात्रियों के लिए जात्रियों। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। आप इन शब्दों को कैसे लिखते हैं कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आपने देखा ना, जात्रियों, हम तो यात्रियों लिखते हैं। फिर इन्होंने और क्या लिखा है, शिखर को शिशर, बट हम तो शिखर लिखते हैं। तो वो आपको ऐसी लिस्ट बनानी है, तो ये आप खुद से करना, ठीक है। अब हम करेंगे पाठ से आगे आपकी बात। मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके भोजन किया। क्या आपने कभी खुले वातावरण में या प्रकृति के पास भोजन किया है? यह अनुभव घर के खाने से कैसे भिन्न था? तो आप बताइए। अगर आपने भी कभी ऐसे भोजन किया तो आप अपना अनुभव लिख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। हाँ, एक बार पिकनिक पर हमने मैदान में पेड़ों की छांव में बैठकर खाना खाया। वहाँ का माहौल बहुत खुला था और ताजगी से भरा था। आपको पता है, जब आप पिकनिक पे जाते हो तो खुले में ही खाना खाते हो। सब बच्चे पिकनिक पे गए होंगे ज़रूर। घर पर हम आराम से खाते हैं, लेकिन वहाँ दोस्तों के साथ हंसी मजाक और साझा भोजन ने उस अनुभव को यादगार बना दिया। साझा मतलब सब मिल बांट कर खाते हैं अपना अपना टिफ़िन, हंसी मजाक करते हैं, साथ साथ टीचर्स भी होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो उससे जो भोजन का मज़ा है वो दोगुना हो जाता है। घर में तो आप टीवी देखकर करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस भोजन का। तो घर में भी हंसी मजाक करके पेरेंट्स के साथ खाया करो। चलो सेकंड, उस समय के पत्थर पर भोजन का सुख सोने के थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया जब किसी सामान्य सी वस्तु को आपको गहरा सुख दिया हो? उसके बारे में बताइए। अब वहाँ पे जो लेखक है वो आराम से बैठा हुआ था, है ना, तट पर, और उसे वहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था। तो ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हुई जब थी वो मामूली सी, लेकिन उसने आपको बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस दिया? मेरे जीवन में एक बार बारिश के दिन घर की छत पर बैठकर गरम गरम पकौड़े और चाय पी थी। तो एक बार क्या हुआ, जब बारिश आ रही थी तो छत पर बैठकर पकौड़े और चाय, उसका तो मज़ा ही अलग होता है। वह बहुत साधारण सी चीज़ थी, पर उस समय के माहौल और परिवार का साथ उस स्वाद को खास बना दिया। वह पल मेरे लिए बहुत ही यादगार था, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप परिवार के साथ बैठकर कुछ भी करेंगे ना बच्चों, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मत सोचना कि मम्मी पापा के साथ तो मज़ा नहीं आता है, दोस्तों के साथ आता है, ऐसा नहीं होता। थर्ड आया आपका, हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। आपको किस स्थान पर पवित्रता और प्रसन्नता का अनुभव होता है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ जाते ही मन शांत हो गया हो? उस स्थान की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो पवित्रता और प्रसन्नता मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपको जाकर बहुत खुशी मिलती है? तो अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें तो खेलने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है, तो उन्हें ग्राउंड देखकर बहुत खुशी मिलती होगी। जो बूढ़े होते हैं उनको मंदिर देखकर बहुत खुशी होती है। तो आपको किस चीज़ में मिलती है वो आप लिख सकते हैं। तो मुझे यह अनुभव मंदिर में पूजा के समय हुआ। वहाँ घंटियों की ध्वनि, फूलों की खुशबू और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण बहुत शांत और पवित्र लगा। जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ एक अलग सी शांति होती है। वहाँ चारों ओर आपको दीपक दिखते हैं, फालतू की कोई बातचीत नहीं होती, तो आपका मन शांत हो जाता है और पवित्र रहता है। वहाँ बैठकर मन को बड़ी शांति और आनंद मिला। उस क्षण लगा जैसे सारी चिंताएं दूर हो गई हों। तो उस क्षण आप सिर्फ भगवान को देखते हैं और आपको लगता है सारे दुख वही हमारे ले लेंगे। फोर्थ आया, पाठ में वर्णित है यहाँ के वृक्ष, फल, फूल, गंध जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई पेड़, फूल या प्राकृतिक वस्तु है जिससे आप विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं और क्यों? तो बताते हैं ना, लेखक ने बताया कि पेड़ जो होते हैं वो हर तरीके से हमारी मदद करते हैं। तो क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है, जो भी कोई भी वस्तु जिससे आप बहुत लगाव महसूस करते हैं, आपको लगता है नहीं ये मेरे दिल के बहुत पास है?
तुम हाँ, मैं एक बार बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी ठंडी छांव और पास से बहती हल्की हवा ने मुझे बहुत सुकून दिया। उस समय मैंने महसूस किया कि पेड़ और प्रकृति हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। उसकी मौजूदगी हमें आराम, सुंदरता और ताजगी देती है। तो जब बरगद के पेड़ के नीचे बैठना, बहुत ठंडी छांव मिलती है क्योंकि बहुत बड़ा होता है वो पेड़, बहुत सारे पत्ते होते हैं उसके ऊपर। तो उसके नीचे बैठ के ठंडी हवा और मन को शांति मिलती है। इतना सुकून आपको अपने पंखे वाले कमरे में नहीं आएगा। तो उस समय महसूस हुआ कि प्रकृति हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी अहम है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। और उसके वहाँ पे हमें आराम, सुंदरता और ताजगी हर तरह से सब कुछ महसूस होता है। चलो, प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण। यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। आपने पत्र में पढ़ा कि हरिद्वार का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। इस सौंदर्य को बनाए रखने में प्रत्येक मानव ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय में अपने समूह में चर्चा कीजिए। इसके बाद अपने समूह के साथ मिलकर तीर्थ ही नहीं, पृथ्वी भी पावन हो विषय पर जान जागरूकता पोस्टर बनाइए। तो पोस्टर वगैरह आप खुद से बना लो भैया, ठीक है। और इसमें भी समूह में चर्चा आप खुद से कर लो। वैसे भी आपको पता है गंगा नदी को आजकल लोग बहुत प्रदूषित कर रहे हैं। अपने घर का जितना भी सब पूजा का सामान होता है, चीज़ें होती हैं, वो लोग गंगा जी में जाके बहा देते हैं। उनके भी इमोशंस जुड़े हुए होते हैं उसके साथ, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी अगर पूजा की सामग्री है तो हमें उसे एक जगह इकट्ठा करके उसको अग्नि में प्रवाहित कर देना चाहिए, मतलब उसे जला देना चाहिए, ठीक है। और बाकी इस तरीके से अगर हम गंगा नदी को, आप सोचो सारे परिवार आके गंगा नदी में सब फेंक रहे, तो गंगा नदी तो गंदी हो जाएगी ना बेटा, दूषित हो जाएगी, फिर सरकार कितना साफ करेगी। तो इसलिए आप अपने मम्मी पापा को भी समझाओ वैसा करते हैं कि वो ऐसा ना करें, ओके। अब आया स्वास्थ्य और योग। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। अनेक लोग आज भी मन की शांति, स्वास्थ्य लाभ और भक्ति के लिए तीर्थ और पर्वतीय स्थानों की यात्रा करते हैं। मन की शांति और स्वास्थ्य के लिए हमारे देश में हजारों वर्षों से योग भी किया जाता आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि लेखक ने अपनी लाइन एक लिखी थी कि चित्त में बारंबार ज्ञान, मतलब उसके मन में बार बार ऐसा लगता है कि वो ज्ञान उसको मिले, वो वैराग्य दीन दुनिया से दूर हो जाए और उसके अंदर भक्ति जाग जाती है, स्पिरिचुअल हो जाता है वो वहाँ जाकर। तो आपने देखा होगा आज भी लोग क्या करते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा कर लेते हैं कि चलो वैष्णो देवी हो आए या हरिद्वार हो आए, या वो क्या करते हैं किसी पर्वतीय स्थान पर चले जाते हैं ताकि उन्हें बहुत अच्छा लगे, उनके शरीर को अच्छा महसूस हो। तो वो, लेकिन आजकल योग भी किया जाता है, योगा बहुत ज़्यादा चला हुआ है ना। तो 5 मिनट ध्यान का प्रश्न है। 5 मिनट ध्यान लगाकर या मौन बैठकर अपने आसपास की ध्वनियों को सुनिए। अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए तथा ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। इस अनुभव के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। वो कह रहे हैं एक जगह बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, आंखें बंद करके अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाओ, कैसे सांस आ रही है, जा रही है बाहर। तो इस तरीके से आप थोड़ी देर मेडिटेशन करो। तो अगर आप करोगे तो देखो क्या महसूस होगा आपको। जब मैंने आंखें बंद कर कर बैठ कर ध्यान लगाया तो पहले तो मन बहुत इधर उधर भाग रहा था। शुरू में तो आपका मन में बहुत सारे विचार आएंगे। धीरे धीरे जब मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया तो मन शांत होने लगा। तो जब आप धीरे धीरे बैठे रहेंगे तो ऐसा एक दिन में नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे तो आपको अपना मन में एक अलग सी शांति मिलेगी। आसपास के पत्तों की आवाज़ और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। तब आपको समझ में आएगा मेरे आसपास और क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं। ऐसे तो आप खुद ही बोलते रहते हैं सारा दिन चटर चटर, तो कोई आवाज़ कैसे सुनाई देगी। मुझे लगा कि मन और शरीर दोनों हल्के और आरामदायक लग रहे हैं। आपको बहुत हल्का महसूस होगा, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। सच में ध्यान करने से मन को शांति और ताजगी मिलती है। कभी बेटा मेडिटेशन ध्यान लगा के देखना, बहुत अच्छा लगता है। चलो, ख प्रश्न आया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के कार्यक्रमों को बताने के लिए एक सूचना लिखिए जिस सूचना पट पर लगाया जा सके। तो आपके स्कूल में एक योग दिवस है, उसके बारे में आपको सारे सारे कार्यक्रम जो हैं वो लिखकर एक नोटिस बोर्ड पे लगाना है, ठीक है। तो एक सैंपल है मेरे पास। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे विद्यालय में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर ये सब कार्यक्रम होंगे। क्या क्या? पहला, सामूहिक योग सत्र, सब मिलकर योगा करेंगे। दूसरा, योग पर भाषण प्रतियोगिता, तो फिर उसके बाद योग पर भाषण प्रतियोगिता होगी, जो भी जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। तीसरा, चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता, तो जो लोग की ड्राइंग अच्छी है वो लोग चित्र बनाएंगे योग के रिलेटेड, उसकी कंपटीशन होएगा। और फोर्थ आएगा योग के साथ मेरा दिन, विषय पर फोटोग्राफी गतिविधि, और उसके बाद फोटोज वगैरह सब खींचेंगे। सभी विद्यार्थियों को सफ़ेद योग किट पहनकर सुबह 7:30 बजे विद्यालय में उपस्थित होना है। तो सभी विद्यार्थियों को 7:30 बजे उपस्थित होना है। कार्यक्रम का आरंभ प्रार्थना सभा से होगा। तो शुरुआत कैसे होगी? सब लोग प्रार्थना करेंगे, फिर शुरुआत होगी। नीचे लिखा है प्रधानाचार्य और विद्यालय का नाम।
अब आया सज्जन वृक्ष। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, किंतु हमारे ही कार्यों के कारण वे कम होते जा रहे हैं। आइए पेड़ पौधों को अपना मित्र बनाएं। ठीक है, वो कह रहे हैं पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल सब उन्हीं से आता है, खाना पीना हमारा, तो उनका ध्यान रखो। क एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए ताकि वह कुछ वर्षों में बड़ा पेड़ बन सके। उसे एक नाम दीजिए और उसे अपना मित्र बनाइए। ठीक है, आप सभी एक एक पौधा लगा सकते हैं और उसका कोई भी नाम रख दो अपने प्यार से, और फिर जैसे वो बड़ा हो रहा है, फल फूल रहा है, तो अपने पास लिखो उसका कि कैसे बड़ा हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी, अपने शब्द। शीतल वायु स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। शीतल शब्द को केंद्र में रखिए और उसके चारों ओर ये 4 बातें लिखिए। शीतल वर्ड आपने लिख दिया और उसके चारों ओर क्या लिखा है? ऊपर तो आपको अर्थ लिखना है कि शीतल का मतलब क्या है, नीचे आपको उसका वाक्य प्रयोग करना है, कोई भी एक वाक्य। साइड में लिखा है समानार्थी शब्द, मतलब जो भी शीतल से रिलेटेड वर्ड है, सिनोनिम जिसे बोलते हैं, सेम अर्थ वाले। और दूसरी साइड आपको लिखना है विपरीतार्थक शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड लिखना है। ठीक है, तो ये सारा काम आपको करना है। तो देखो, जो शीतल है उसका अर्थ क्या है? ठंडक पहुंचाने वाला, मन को शांति देने वाला। शीतल एकदम ठंडा ठंडा। तो और इसका पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द क्या है? ठंडा, मंद, शांतिदायक, ये सब इसके समानार्थी शब्द हैं। इसका विलोम शब्द क्या है? उसका विलोम मतलब अपोजिट वर्ड है, गर्म, ऊष्म, तप्त, ये सब उसके विलोम है। वाक्य प्रयोग हमने क्या किया है? गर्मी में शीतल हवा बहुत सुख देती है। गर्मी में जब ठंडी हवा चलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब इसी प्रकार अपने समूह का प्रत्येक सदस्य इस पत्र को एक एक शब्द चुनकर उसमें से ऐसा ही शब्द चित्र बनाइए। तो अब आप ऐसे ऐसे वर्ड्स खुद ही से सेलेक्ट कीजिए और उसके मतलब लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं आपकी बेटा नई बुक में, है ना। यात्रा के व्यय की गणना। अब व्यय का मतलब कितना खर्च हुआ, आप यात्रा करने गए कहीं पे तो आपका कितना खर्च हुआ उसको गिनना है। इस पत्र में आपने हरिद्वार की एक यात्रा का वर्णन पढ़ा। मान लीजिए कि आपको अपने मित्रों या अभिभावकों के साथ अपनी रुचि के किसी स्थान की यात्रा करनी है। उस स्थान को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप मान लो अपने मम्मी पापा के साथ किसी यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपको उस यात्रा के बारे में अब कुछ प्रश्नों को ध्यान करना और लिखना है। क्या? मान लीजिए कि यात्रा के लिए आपको 1000 रुपये दिए गए हैं। यात्रा, खाना आदि सब मिलाकर एक व्यय विवरण बनाइए। मतलब आपको एक वो बनाना है, एक वो समझ लो स्लिप बनानी है जिसके अंदर आप सब लिखोगे कि मैंने कितना खर्च कहाँ किया। आपको 1000 रुपये मिले, आपने उस 1000 रुपये को कैसे और कहाँ कहाँ खर्च किया। ठीक है, और दूसरा क्या करना है आपको? मान लीजिए कि आप इस यात्रा में एक छोटी सी वस्तु, स्मृति चिन्ह खरीदना चाहते हैं। आप क्या खरीदेंगे और क्यों? सोचिए क्या वह आवश्यक है, बजट कैसे संभालेंगे। तो आपको उसी 1000 में अपने फ्रेंड्स के लिए या किसी के लिए भी यादगार चिन्ह लेना है कि मैं उस जगह गया था और मैं वहाँ क्या खरीद के लाया हूँ। तो आप अपने बजट में भी होना चाहिए वो। तो अब आप क्या खरीदेंगे बेटा, ये सब आप पे डिपेंड करता है, उसको आप लिखिए। ठीक, अब आया यात्रा सबके लिए। कल्पना कीजिए कि कुछ मित्रों का समूह एक यात्रा पर जा रहा है। आप एक मार्गदर्शक या टूरिस्ट गाइड हैं। आप इन सब की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखेंगे? तो मान लो आप टूरिस्ट गाइड हैं, आपके साथ एक पूरा ग्रुप है जो यात्रा करने जा रहा है, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वहाँ? तो ये सब बातें हैं। यात्रा से पहले आप क्या करेंगे? यात्रियों की लिस्ट बनाएंगे और उनकी ज़रूरतों को जानेंगे। कैसे व्हील चेयर तो नहीं चाहिए, कोई दवाइयाँ तो नहीं चाहिए, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज़ वगैरह, कोई स्पेशल खाना, उनका मौसम, जगह और रास्तों की जानकारी देंगे ताकि लोग अपने कपड़े उस हिसाब से पैक कर सकें। फिर यात्रा के समय क्या करेंगे? सभी के लिए आरामदायक गाड़ी और अच्छी बैठने की जगह देंगे। बुजुर्ग और दिव्यांग लोग जो हैं उनकी मदद करेंगे। सुरक्षित और साफ जगह पर रुकवाएंगे उनको, ये नहीं किसी भी गंदे से होटल में रुकवा दिया। फिर खाने में क्या करेंगे? सभी के हिसाब से खाना देना, जैसे जैन, शाकाहारी, बिना मिर्च वाला, ताज़ा, साफ और सेहतमंद खाना देना सबको। फिर घूमने में क्या? सीढ़ियाँ या ऊबड़ खाबड़ रास्तों की जानकारी पहले देना। अंधे या सुनने में परेशानी वाले यात्रियों की मदद करना, जिनको सुनता नहीं है या देख नहीं पाते, उनको स्पेशल मदद की ज़रूरत होती है तो उनको वो भी प्रोवाइड कराना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर आप किसी समूह को अपने साथ लेके जा रहे हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। नेक्स्ट आया आपका, आपने अपने किसी मित्र के साथ बिना बोले संवाद कीजिए संकेतों में। अब सोचिए कि यात्रा में श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक होगा। ठीक है, मान लो आप किसी भी मित्र के साथ संकेतों में, इशारों में बातें कीजिए ताकि आपको ये महसूस हो सके कि जो इंसान सुन नहीं सकता उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। दूसरा क्या है? यात्रा करते हुए ऐतिहासिक धरोहर
या भवनों की सुरक्षा के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो जब आप किसी भी मॉन्यूमेंट को दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं तो आप यात्रियों को सबसे पहले क्या बताएंगे कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। तो ऐतिहासिक वाला आंसर करते हैं। स्मारकों की दीवारों को छूना या उन पर लिखना सख्त मना है, इसलिए ऐसा ना करें और दूसरों को भी समझाएं। कोई भी मॉन्यूमेंट वगैरह की आप दीवारों पे कुछ नहीं लिखेंगे, वहाँ कूड़ा नहीं फैलाएंगे, हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। जहाँ जहाँ सूचना पट लगे हों उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और मानेंगे। जहाँ पे वहाँ बोर्ड लगे होते हैं ना कि ऐसा मत करो, यहाँ थूको मत, यहाँ से फ्लावर्स नहीं तोड़ो, तो उनको ठीक से आप पढ़ेंगे और ध्यान देकर उसको मानेंगे। किसी भी ऐतिहासिक वस्तु को नुकसान पहुंचाने से बचें और उसकी देखभाल करें। कोई भी वस्तु है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको हार्म नहीं करना अपनी तरफ से, और उसकी देखभाल करो अगर आपसे हो सके तो, और देखभाल ना भी हो सके तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाओ। ठीक, अब हम करेंगे आज की पहेली। पाठ में से शब्द खोजिए और नीचे गए रिक्त स्थानों में लिखिए। पहेली लिखनी अब हमको। एक मसाले का नाम दिया ना हमको, दालचीनी। चलो, एक मसाले का नाम उसका है दालचीनी। कपास से जुड़ा एक शब्द जिसे रुई कहते हैं, कपास को रुई भी कहते हैं। जहाँ स्नान होता है उसे कहते हैं घाट, जैसे हर की पौड़ी है। वृक्ष के किसी अंग का नाम, वृक्ष में तो बहुत होते हैं, फल फूल छाल। एक नगर या तीर्थ का नाम हरिद्वार। व्यापार से जुड़ा स्थान बाजार, जहाँ पर वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं। एक नदी का नाम गंगा, पढ़ी है हमने इसमें। एक पर्वत का नाम शिवालिक, और एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है भगवत गीता। यहाँ कट गया तो आप लिख लेना भागवत गीता। ठीक है, अब आया आपका झरोखे से। भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखे एक और पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है, इसे पढ़िए और आपस में विचार कीजिए। थके नहीं थे ये लोग, ये भी दे दिया। चलो पढ़ लेते हैं बेटा इसे भी जाते जाते। हरिद्वार के मार्ग पे अनेक प्रकार के वृक्ष और पक्षी देखने में आए। एक पीले रंग का पक्षी छोटा बहुत मनोहर देखा गया। बया एक छोटी सी चिड़िया, उसके घोंसले बहुत मिले। ये घोंसले सूखे बबूल कांटे के वृक्ष हैं और एक एक डाल पर लड़ी की भांति 20-30 में लटके रहते हैं। इन पक्षियों की शिल्प विद्या तो प्रसिद्ध ही है, लिखने का कुछ काम नहीं। इसी में इनका सब चातुर्य प्रकट हो जाता है। सब वृक्ष छोड़ के कांटे के वृक्ष में घर बनाया। इसके आगे ज्वालापुर और कनखल और हरिद्वार है, जिसका वृतांत आगे नंबरों में लिखूंगा। तो ये सब पत्र लिखते रहते थे और हमें समझाते रहते थे। ठीक है, अब आया आपका खोजबीन के लिए। क्या खोजना है भाई? भारतेंदु हरीशचंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। इसे पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। चलो भैया ये तो खुद ही कर लेना, जो भी है ये, इसको ऑनलाइन ढूंढना या फिर अपने लाइब्रेरी की बुक में कोई ढूंढना, मिल जाए तो पढ़कर मुझे भी बता देना क्या लिखा है उसके अंदर। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों आपका। मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आपको भी अलग अलग वीडियो तो तकलीफ होती है ना। चलो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी। और हाँ, आप साइंस, SST ये सब वीडियोस देख सकते हैं। मैंने नोट्स, MCQs, लॉन्ग शॉर्ट सब क्वेश्चंस आंसर उसमें बताए हैं। प्लेलिस्ट जाके चेक किया करो। ठीक है, चलो अब बाय करती हूँ। टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।